आई से, तो आई पे होता है M3 मस्करेनिक रिसेप्टर्स। आई पे नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है कि ये मियोसिस कोज करवाता है, जो कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में काम आएगा। लेकिन अगर पैरासिम्पैथोलाइटिक्स देंगे तो आई में M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन ख़त्म हो जाएगा और मिड्रियासिस कोज होगा, जो कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। तो जिन पेशेंट में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होगा उनको पैरासिम्पैथोलाइटिक्स नहीं दी जाएंगी। इसके साथ साथ इनका एक साइड इफेक्ट भी होता है जो कि ब्लड विजन होता है। ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया क्या होता है? ये होता है पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स के पैरालिसिस को साइक्लोप्लेजिया बोलते हैं। तो इसमें सीलियरी मसल्स का पैरालिसिस क्यों होता है? जो आई में सीलियरी मसल्स पे क्या होता है कि M3 रिसेप्टर होते हैं और वहाँ क्रेनियल नर्व नंबर 3 आती है। तो वहाँ पे M3 रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से सीलियरी मसल्स पैरालिसिस हो जाती हैं और उनका फंक्शन रुक जाता है। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ढंग से नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा? जो पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो लेंस का कर्वेचर जो होता है ये चेंज होता रहता है, बिकॉज ऑफ यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं और यहाँ पे सीलियरी मसल्स होती हैं। तो अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा तो जो लेंस, जो फ्लेक्सिबल लेंस है, उसका कर्वेचर फिक्स हो जाएगा। तो उसे पास और दूर की वस्तुओं के लिए इसका कर्वेचर चेंज करना पड़ेगा, जो नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होगा? लॉस ऑफ अकोमोडेशन होगा। लॉस ऑफ अकोमोडेशन भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा? ब्लड विजन होगा। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साथ साथ इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? यूज होता है जैसे मिड्रियासिस कोज करेगा पहला। तो मिड्रियासिस का क्या फ़ायदा होगा वो पढ़ते हैं। मिड्रियासिस का फ़ायदा ये होगा कि फंडोस्कोपी इसका एक यूज़ होगा। फंडोस्कोपी में कैसे यूज़ होगा? क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना जो होता है उसको बोलते हैं फंडोस्कोपी। किसको बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना को। तो यहाँ पे ऑप्थेल्मोस्कोप की हेल्प से रेटिना का एग्जामिनेशन करना है तो प्यूपिल क्या होगी? डायलेट होगी, मतलब यहाँ मिड्रियासिस होगा। तो मिड्रियासिस से माना कि ये इतना डायलेट हुआ और पहले इतना था, तो पहले फंडोस्कोपी में ओनली इतना सा रेटिना दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कितना दिखाई देगा? अब इतना आराम से, यानी कि मैक्सिमम रेटिना का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कौन से इफेक्ट से? मिड्रियासिस इफेक्ट से। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या था? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ओके। दूसरा इसका बेनिफिट था कि साइक्लोप्लेजिया से साइक्लोप्लेजिया का बेनिफिट जो है वो क्या है कि इससे अपन रिफ्रैक्शन टेस्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग क्या होता है कि स्पेक्स के जब नंबर देने होते हैं पेशेंट को, तो उसमें साइक्लोप्लेजिया बेनिफिट देता है, क्योंकि उससे क्या होगा? डायमीटर चेंज नहीं हो पाएगा। जब लेंस का डायमीटर चेंज नहीं होगा, बिकॉज साइक्लोप्लेजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल्स। अब इनका पैरालिसिस हो गया तो इसका डायमीटर क्या रहेगा? फिक्स रह जाएगा, और फिक्स डायमीटर रहेगा उससे आराम से रिफ्रैक्शन टेस्टिंग किया जा सकेगा और उसके लिए स्पेक्स का नंबर सही तरीके से दिया जाएगा। तो डॉक्टर जब रिफ्रैक्शन टेस्टिंग करते हैं तो उससे पहले पैरासिम्पैथोलाइटिक्स यानी M3 ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या था? लॉस ऑफ अकोमोडेशन और ब्लड विजन। ओके, ये याद रखना। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होंगी जो दी जाएंगी इनके लिए? जैसे एट्रोपिन है ड्रग्स,
जैसे एट्रोपिन है, होम एट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है और टोपिकामाइड है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यानी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे आँख है कैमरा तेरा, A4 एट्रोपिन, H4 होम एट्रोपिन, C4 साइक्लोपेंटोलेट, T4 टोपिकामाइड, यानी आँख है कैमरा तेरा। इससे इनको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि CNS पे कैसे काम करते हैं। तो जब कोई इंसान हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, जैसे कि मतलब ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड का मतलब नहीं ये, जैसे कि लेह लद्दाख कुछ ज़्यादा हाई हो गया, उससे कम, जैसे शिमला और मनाली, ठीक है, वहाँ पे कोई पेशेंट जाए या कोई पर्सन जाए और बस में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको मोशन सिकनेस होता है, मोशन सिकनेस होता है, ठीक है। मोशन सिकनेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब कोई इन हाई एल्टीट्यूड जैसे कि शिमला मनाली है, वहाँ पे बस में ट्रेवल कर रहा होता है, तो उसका वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वो अपने मेंडुला ओब्लोंगेटा के CTZ एरिया, जो कि वोमिटिंग सेंटर होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, और वो क्या करवाता है, वोमिटिंग कॉज करवा देता है, ठीक है। तो वो वोमिटिंग कॉज करवाएगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाएगा अपन को, या मैं बोलूँ कि मोशन सिकनेस प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन CNS डिप्रेसेंट देंगे, CNS डिप्रेसेंट देंगे, जैसे कि हायोसिन है, हायोसिन, या इसको बोलते हैं स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, स्कोपोलामिन, ठीक है, हायोसिन या स्कोपोलामिन। CNS डिप्रेसेंट के रूप में हायोसिन या स्कोपोलामिन दी जाती है। अब एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ये मोशन सिकनेस है, एक और होता है जो माउंटेन सिकनेस होता है। माउंटेन सिकनेस होता है वेरी हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे कि लेह लद्दाख। तो वेरी हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, जैसे हाइपोक्सिया हो जाता है पर्सन में। तो हाइपोक्सिया वाली वो कंडीशन हाई एल्टीट्यूड पे, उसको बोलते हैं माउंटेन सिकनेस, जबकि ये क्या है, मोशन सिकनेस। और मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है सॉरी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, हायोसिन। जबकि जो माउंटेन सिकनेस होता है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एसिटाजोलामाइड दी जाती है, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो जैसे कि पार्किंसोनिज्म के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अपनी बॉडी में एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का एक तरह से बैलेंस होता है, यानी डोपामिन और एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन एक तरह से बैलेंसिंग होती है, बराबर सी होती है। जैसे कि ACH की 100 है तो डोपामिन की 100 है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि डोपामिन का कंसंट्रेशन अगर 100 से 50 हो गया, तो या तो अपन क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, या तो अपन डोपामिन का कंसंट्रेशन फिर से बढ़ा दें उसकी। तो लीवोडोपा क्या करता है कि 50 से वापस 100 में, मतलब इसका कंसंट्रेशन फिर से रिस्टोर कर देगा। या फिर क्या करेंगे कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को कम कर दें, जिससे कि इनकी फिर से बैलेंस हो जाए। जैसे 100 एसिटाइलकोलिन था, 100 ये था, तो अगर एसिटाइलकोलिन को फिर से 50 कर देंगे और डोपामिन का अगर 50 हो गया था, तो इसमें फिर से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों था कि डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो गया था, बिकॉज क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं,
उनका डिजनरेशन हो जाता है बेसल गैंग्लिया में, इसीलिए डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो गया था। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन कम कर देती हैं। ठीक, तो ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे बेंज हेक्सोल, जिसको कि अपन बोलते हैं ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ट्राईहेक्सीफेनिडिल। दूसरा होता है बेंजट्रोपिन, और एक होता है बाइपिरिडिन। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, और ड्रग्स का नाम लिख दिए। इसके अलावा जो अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स पॉइजनिंग हुई थी, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, एट्रोपिन। ठीक है, तो जो एट्रोपा, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि एट्रोपा बेलाडोना और डेटूरा, इसकी पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या दिया जाए, तो ये ध्यान रखना कि इसमें एट्रोपिन नहीं दी जाएगी, बिकॉज एट्रोपा बेलाडोना से ही एट्रोपिन एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक, तो एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा पॉइजनिंग का मतलब हुआ कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए क्या देते हैं, फाइजोस्टिगमिन देते हैं। ठीक है, और एक और पढ़ते हैं जो क्या होता है, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में क्या देते हैं, ये अर्ली मशरूम पॉइजनिंग जो है ना, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग की जैसी ही होती है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। मशरूम पॉइजनिंग्स दो डिजीज होती हैं, एक तो अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, एक लेट मशरूम पॉइजनिंग। चलो लिखते हैं, ये दो डिजीज होती हैं, जैसे कि अर्ली मशरूम पॉइजनिंग और लेट मशरूम पॉइजनिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अर्ली मशरूम पॉइजनिंग का मतलब कि ये पहले होती है और लेट का मतलब ये बाद में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि अर्ली मशरूम पॉइजनिंग अलग स्पीसीज से होती है और लेट मशरूम पॉइजनिंग अलग स्पीसीज से होती है। जो अर्ली होती है ये होती है इनोसाइब या क्लिटोसाइब। ये इनोसाइब या क्लिटोसाइब स्पीसीज से होती है, जबकि ये जो लेट मशरूम पॉइजनिंग है ये होती है एमेनिटा ग्रुप ऑफ स्पीसीज से होती है। अमेनिटा जैसे कि अमेनिटा मस्केरिया है, उनसे क्या होती है, लेट मशरूम पॉइजनिंग। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के सिम्टम्स जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग के जैसे। सिम्टम्स
ठीक। सिम्टम सिमिलर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या दी जाती है, एट्रोपिन। लेकिन जो अमेनेटा ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होती हैं, जैसे अमेनेटा मस्केरिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये मस्करिनिक ब्लॉकर होते हैं। इसमें मस्करिन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं। अमेनेटा ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होते हैं, इसके सब्सटेंस जो होते हैं उनमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। तो इसके जो सिम्टम होंगे ना, वो एट्रोपिन पॉइजनिंग के जैसे होंगे। कैसे होंगे, सिम्टम एट्रोपिन पॉइजनिंग सिमिलर, सिम्टम्स होंगे जो एट्रोपिन पॉइजनिंग के जैसे हैं, सिमिलर टू एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होता है, इसमें एट्रोपिन तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही रहेगा। एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि एट्रोपिन पॉइजनिंग जैसे इसमें सिम्टम्स तो ऑलरेडी हैं, तो एट्रोपिन इसमें दिया नहीं जाएगा। जबकि अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में क्या दिया जा रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एट्रोपिन दिया जा रहा है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो टोटली क्या होगा, प्योरली सिम्प्टोमेटिक होगा। ट्रीटमेंट प्योरली सिम्प्टोमेटिक। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट प्योरली सिम्प्टोमेटिक होगा, जबकि इसका ट्रीटमेंट एट्रोपिन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।